हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई खूब बढ़िया से कर रहे होंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम एकदम से नज़दीक आ गया है। सितंबर अब ज़्यादा दूर नहीं, 10 दिन और बचा हुआ है। तो लगातार PYQ लगाते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए। ठीक है, तो PYQ 2024 का ज़रूर लगा लेना। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे CPOSI 2024 के इंग्लिश के PYQ, जिसमें 2 दिन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 27 जून और 27 और 8 और 29 को पेपर हुआ था, जिसमें 27 का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंग्लिश पेपर ऑफ CPOSI 2024 हेल्ड ऑन 27 जून शिफ्ट 3। क्लियर? चलिए, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। प्लेलिस्ट आप लोगों ने देखी होगी, चैनल सर्च किया होगा, क्या क्या मटेरियल पड़ा है सब आपने देखा होगा। तो आज स्टार्ट कर देते हैं, कम समय लेते हुए सीधे सीधे अपना डिस्कशन। PDF आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, आई होप सो। दोपहर में ही PDF पढ़ गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन और देखते हैं कि आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इडियम बताना है, अप्रोप्रिएट इडियम आपको सजेस्ट करना है। किसके लिए? जो अंडरलाइन किया हुआ है, लेकिन इसको पहले से पढ़ना पड़ेगा। आई इन्वाइटेड देम टू माई एनिवर्सरी डिनर बट दे हैड अदर प्लान्स। मतलब मैंने उनको अपनी एनिवर्सरी पे डिनर पे बुलाया था, पर उनको कुछ और काम था, कहीं उनको जाना था। सो दे डिसाइडेड टू पोलाइटली डिक्लाइन विद द इम्प्लीकेशंस। तो डिसाइडेड टू पोलाइटली डिक्लाइन, अब ध्यान रखना, टू पोलाइटली डिक्लाइन मतलब बड़े प्यार से इनकार करना, और साथ में ये जोड़ देना कि अभी आज नहीं भाई, फिर किसी दिन आएंगे। दैट दे मे कम एट लेटर डेट, मतलब किसी दिन आ जाएंगे, फिर किसी दिन आएंगे, ये उनका कहना था। इसके लिए इडियम ढूंढो। तो टुक इट विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट। देखो, टुक इट विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ पे पूरा यकीन नहीं कर रहे हैं। जैसे इफ़ आई टेक समथिंग विद ग्रेन ऑफ साल्ट, दैट मीन्स आई डू नॉट कंप्लीट बिलीव ऑन दिस। ठीक है, आई कंसिडर देयर इज समथिंग रॉन्ग, मतलब 70% इज ट्रू बट 30% इज नॉट ट्रू, इनकरेक्ट। तो हम इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? टू टेक विद समथिंग ग्रेन ऑफ साल्ट। टू टेक अ रेन चेक, टू टेक अ रेन चेक, यही ये सिचुएशन होती है। टू टेक अ रेन चेक का मतलब क्या होता है कि मतलब इफ़ वी आर अनेबल टू अटेंड सम पार्टी और मीटिंग, वी पोलाइटली टेक एक्सक्यूज, मेक एक्सक्यूज एंड एश्योर दैट आई विल कम समडे। तो किसी दिन आएंगे ये कह के आप आज की किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं कि आज नहीं आ पाएंगे, उसके लिए बहुत ही रिग्रेटफुली सॉरी बोल दे रहे हैं, और फिर किसी दिन आने का वादा कर दे रहे हैं। तो टेक अ रेन चेक होता है वो। ठीक है, सिचुएशन के लिए सुटेबल यही है। थर्ड में आ जाओ, टू स्पॉइल अ मोमेंट। टू स्पॉइल अ मोमेंट का मतलब होता है आप पूरा मज़ा ही खराब कर दिए। ठीक है, उसको कहते हैं प्लान को बर्बाद कर देना। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया था। कॉल इट अ डे का मतलब होता है टू वाइंड अप। टू वाइंड अप का मतलब क्या होता है? आज जो काम चल रहा है, आज का काम यहीं पर समाप्त करो, इसके बाद जो बचा है कल से करेंगे। तो टू कॉल इट अ डे होता है आज का काम आज समाप्त करना। कई बार पूछा गया है, ध्यान में रखना है इसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, कितना जो अंडरलाइन किया हुआ है, लेकिन पूरा पढ़ लेते हैं। ही वॉज प्रोमोटेड टू हायर पोजिशन इन अ फर्स्ट ईयर ड्यू टू हिज केयरफुल नेचर। मतलब हायर पोस्ट पर उनका प्रमोशन हो गया, क्यों? केयरफुल नेचर और हार्ड वर्किंग एफर्ट के वजह से। तो डिलीजेंस का मतलब क्या होता है? डिलीजेंस में सीधे कौन सा पकड़ रहा है? हार्ड वर्किंग एफर्ट पकड़ रहा है। और देख लेते हैं, बिजनेस माइंडेड का यहाँ कोई सेंस नहीं है। हार्ड वर्किंग थे, केयरफुल नेचर थे, बिजनेस माइंडेड का कोई सेंस नहीं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं आ रहा है और ना ही एलिगेंस। एलिगेंस का मतलब क्या होता है? ब्यूटी। ठीक है ना, अपनी खूबसूरती के नाते, अपनी सौम्यता, अच्छाई कह सकते हो इसके नाते। तो ये वजह नहीं है। वजह क्या है? उनका डिलीजेंस हाफ कवर कर रहा है। केयरफुल नेचर हो ही जाता, आदमी हार्ड वर्किंग होता है तो। ठीक है, तो डिलीजेंस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट में आ जाओ, थर्ड में देखते हैं क्या है। फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ लिवली चेयरफुल आउट गोइंग पर्सन, एक ऐसा पर्सन है जो लिवली है। लिवली का मतलब क्या होता है? बहुत ही प्लेफुल है, बहुत ही चेयरफुल है, मतलब बहुत ही हमेशा एकदम जिंदा दिल रहता है, खुश मिजाज आदमी है, सबसे हंस के मिलता है, मुंह लटकाए नहीं रहता है। तो लाइवली, चेयरफुल, आउटगोइंग पर्सन। एम्बीवर्ट का मतलब क्या होता है? एम्बीवर्ट में बोथ टेंडेंसीज पाई जाती है। वो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट दोनों होता है, कभी इंट्रोवर्ट हो जाएगा, कभी एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा, उसको एम्बीवर्ट कहते हैं। तो ये नहीं होगा। ये पूरी तरह से कौन सा पर्सन है? एक्सट्रोवर्ट पर्सन है। इंट्रोवर्ट क्या होता है? वो लाइवली और चीयरफुल नहीं होता, अपने मन की बातें अपने मन में ही लिए रहता है, उसी में मंथन करता रहता है, सोचता रहता है, पता नहीं क्या रात दिन।
तो वो इंट्रोवर्ट हो जाता है। तो इंट्रोवर्ट होगा नहीं, एम्बीवर्ट होगा नहीं। ओरेटर क्या होता है? बहुत ही इलोक्वेंट स्पीकर होता है। हु इज ओरेटर? वेरी इलोक्वेंट स्पीकर, मतलब अ पर्सन हु हैज़ गिफ्ट ऑफ गैब, ठीक है। अ पर्सन हु इज वेरी गुड पब्लिक स्पीकर, उसको कहते हैं ओरेटर। तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या होगा? एक्सट्रोवर्ट होता है, ओपन माइंडेड होता है। ही ओपनली स्पीक्स वॉट एवर इज गोइंग इन हिज माइंड, ही शेयर्स हिज आइडियाज एंड थॉट्स टू अदर्स, ठीक है। तो ये होता है एक्सट्रोवर्ट, बहुत ही चीयरफुल पर्सन होता है। नेक्स्ट में आ जाओ 4 में। 4 में क्या है हमारा? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। वीक एंड कावर्डली। तो वीक मतलब वो कोई पर्सन है जो कावर्डली है, वो डरपोक है, डरता है, बट ड्यू टू हिज वीकनेस। ऐसा नहीं है कि वो ताकतवर है डरता है, कमज़ोर है इसलिए डरता है। तो मीक क्या होता है? मीक एक ऐसा पर्सन होता है, निहायत ही डोसाइल आदमी होता है। मीक का मतलब क्या होता है? साइकोलॉजिकली ये दब्बू टाइप का होता है, सबमिसिव टाइप का होता है। मीक मीन्स सबमिसिव, डोसाइल कह सकते हो, निहायत सीधा साधा। इसमें मीक में फियर नहीं है, डरपोक नहीं होता। ये नेचर बाय नेचर बहुत ही सिंपल होता है। और पुसिलेनिमस, तो पुसिलेनिमस सुटेबल है किसके लिए? ये वीक भी होता है। पुसिलेनिमस क्या होगा? वीक भी होगा, और ड्यू टू वीकनेस वो फियरफुल भी होता है, मतलब टिमिड, फियरफुल, डरता है बहुत। एंग्जियस होगा नहीं, चिंतित वरीड होता है। टिमिड में क्या होता है ना कि केवल डरपोक होता है ये, ठीक है, केवल डरपोक होता है। इसमें वीक होने का चांस नहीं होता है। मतलब टिमिड पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि मे बी ही इज़ हेल्थी, हेफ्टी एंड हेल्दी, हाँ, पावरफुल, स्ट्रांग, ताकत बहुत होती है लेकिन हिम्मत नहीं होती है। ताकत और हिम्मत अलग चीज़ें होती हैं। हालांकि ये सच है कि अगर आपके पास ताकत होगी तभी हिम्मत होती है, ठीक है। इफ़ यू हैव पावर, इफ़ यू आर स्ट्रांग, देन यू विल हैव courage, but it is not always. Sometimes persons who are not powerful, who are not having strong body, but still they are brave. और टिमिड क्या होता है ना? टिमिड इसी कैटेगरी में आता है। मतलब बॉडी ठीक ठाक होती है लेकिन डरपोक टाइप आदमी होता है। और पुसिलेनिमस जो होता है वो वीक होने के नाते डरपोक होता है। तो राइट आंसर इज सेकंड। अगर पुसिलेनिमस ना लिखा होता तो टिमिड हमारा आंसर हो जाता। अगर आप कंफ्यूज हुए हो तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ दैट कैन सब्सटीट्यूट अंडरलाइन पार्ट। ये रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल, ये रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल को आपको सब्सटीट्यूट करना है। कैसे करोगे? द प्लेयर्स लाइक द कोच, जो प्लेयर हैं वो कोच को बहुत पसंद करते हैं, अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि ही इज ऑनेस्ट, रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल इन डीलिंग विद देम। तो कैसे हो सकते हैं? बाय एंड लार्ज का मतलब टू अ लार्ज एक्सटेंट। बाय एंड लार्ज मतलब क्या हुआ? टू अ लार्ज एक्सटेंट मतलब क्या हुआ? काफ़ी हद तक, बहुत हद तक। तो ये तो होगा नहीं फिर यहाँ पे हमारा। और सिक एंड टायर्ड नेगेटिव सेंस में जा रहा है, वो नेगेटिव सेंस, नेगेटिव जा ही नहीं सकता, वो अच्छे आदमी हैं। फार एंड वाइड का मतलब दूर दूर तक, ये एडवर्ब है, डिस्टेंस बता रहा है, ये भी नहीं लगेगा। डाउन टू अर्थ है, हाँ ये हो सकता है। डाउन टू अर्थ मतलब होता है बहुत ही क्या कहते हैं, डिसेंट पर्सन है वो, बहुत, ठीक है, बहुत ही डिसेंट पर्सन है, तो ये लगा सकते हो, डाउन टू अर्थ होना, ठीक है। तो दिस इज राइट, मतलब बहुत ही रियलिस्टिक, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, डाउन टू अर्थ पर्सन है, बहुत ही मतलब एरोगेंट, प्राउडी टाइप के नहीं है। नेक्स्ट में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 में आपको सब्सटीट्यूट करना है क्या? अंडरलाइन पार्ट, बीट अराउंड द बुश। अब देखो यहाँ पे बीट अराउंड द बुश जो ये प्रोवर्ब है, जो एडियम है, द एडियम बीट अराउंड द बुश विच इज यूज्ड हियर मे बी इनकरेक्ट। मे बी इनकरेक्ट नहीं, वो इज इनकरेक्ट, मतलब इनकरेक्ट है ही। यू आर आस्क्ड टू रिप्लेस द एडियम बीट अराउंड द बुश विद एनी ऑफ दीज। तो यहाँ पे ये जो ये सिचुएशन दी हुई है, इस सिचुएशन में बीट अराउंड द बुश इनकरेक्ट है, इसकी जगह पे कुछ और लगाना है। तो इसके लिए हमें स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, इम्पोर्टेंट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक अ नेम फॉर योर सेल्फ, मतलब मौके का फ़ायदा उठाना है। मौके का फ़ायदा उठाने के लिए क्या लगाओगे? बीट अराउंड द बुश तो होगा नहीं। बीट अराउंड द बुश मतलब क्या होता है? टॉकिंग राउंड अबाउट वे, टॉकिंग इन राउंड अबाउट वे, नॉट टू कम टू द पॉइंट। अब मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं, पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं, तो इसको कहते हैं बीट अराउंड द बुश। यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है।
बेयर द फूट ये भी नहीं हो पाएगा यहाँ पर। आगे लिखा है स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट, उस समय अटैक करना जब लोहा गर्म हो, मतलब उस समय प्रहार करना जब लोहा गर्म हो। तो एक यही होता है मौके का सही फायदा उठाना, ठीक है। तो टेक द अपॉर्चुनिटी। आगे लिखा है पास विद फ्लाइंग कलर्स, पास विद फ्लाइंग कलर्स मतलब क्या होता है, एकदम बहुत ही ग्रैंड सक्सेस लेना, ठीक है, ग्रैंड सक्सेस होना। आगे लिखा है फाइट टूथ एंड क्ला, तो फाइट टूथ एंड क्ला का मतलब होता है तो एड़ी चोटी का जोर लगा देना, मतलब टू स्ट्रेन एवरी नर्व इसको कहते हैं, टू स्ट्रेन एवरी नर्व, टू मूव हेवन एंड अर्थ, ये दो इडियम और हो गए। टू वर्क वेरी हार्ड, स्वेट लास्ट ड्रॉप ऑफ योर स्वेट, मतलब आखिरी बूंद पसीना बहा देना, इसको कहते हैं। तो यहाँ फिलहाल सुटेबल कौन सा है, मौके का फायदा उठाने के लिए आएगा स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट, जब लोहा गर्म हो तब चोट करो, मौके का फायदा उठाओ, ठीक है। तो सेकंड इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ आपको अब शुरू होता है एरर का पोर्शन, ठीक। मिस्टर वीनू हैज़ नेवर स्लेप्ट इन इग्लू, इन आ इग्लू, इग्लू क्या होगा, इग्लू के पहले आ नहीं होगा, क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, आई थिंक यू नो ऑलरेडी कि वाई एन शुड बी यूज बिफोर इग्लू। इग्लू क्या है, ये वॉवेल साउंड दे रहा है, इग्लू ई का साउंड निकल रहा, वॉवेल साउंड, ठीक। इग्लू इज गिविंग ए वॉवेल साउंड, देयरफॉर आ नहीं होगा, इसके पहले एन लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 में क्या करना है, वही दैट कैन सब्स्टिट्यूट अंडरलाइन सेगमेंट। अब अंडरलाइन क्या है कि दैट शी हैड रिसीव्ड, चलो इतने में तो पता नहीं चलेगा। नो सूनर, ओ नो सूनर लगा तो दैट नहीं होना चाहिए, नो सूनर तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, देन होना चाहिए। नो सूनर हैड शी फिनिश्ड द ब्रेकफास्ट देन शी हैड रिसीव्ड अ फोन कॉल, तो यहाँ पे देन होना चाहिए। और सी रिसीव्ड हैड लगाने की यहाँ जरूरत नहीं है, सी रिसीव्ड अगर मिल जाए तो ठीक है। तो देन सी रिसीव्ड ये मिला आपको, देन सी रिसीव्ड, ठीक है ना, ये दैट लगा, ये दैट लगा, और यहाँ देन के बाद क्या लगा, ये रिसीव्ड लिख दिया, इसलिए गलत हो गया, प्रेजेंट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर क्या है, पास्ट है, ठीक है। क्लियर हो गए, ये 3 क्यों गलत हुई आपको जानना जरूरी है, और ये सही क्यों होगा ये जानना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा वो क्यों गलत हुआ, ये बहुत रेगुलर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। अब आपको बताना है एंटोनिम एडवांस का, अब इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे एडवांस का एंटोनिम पहले यहाँ देख लो। एंटोनिम बताना है, और डेस्टिनेशन होगा कि नॉलेज होगा कि बिलीव्स होगा कि एलिमेंट्री होगा। अब बताओ एडवांस का मतलब क्या हो गया, एडवांस का मतलब बहुत डेवलप्ड होगा, एडवांस कहते हैं ना, एडवांस टेक्नोलॉजी है। एडवांस मतलब क्या होता है, बहुत ही लेटेस्ट और अपग्रेडेड, लेटेस्ट और अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी होगी ना, एकदम एडवांस है। तो लेटेस्ट एंड अपग्रेडेड का इस अपोजिट क्या होगा, एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का मतलब क्या होगा, एकदम स्टार्टिंग वाली, इनिशियल होगी, ठीक है ना, जो शुरुआती होती है एकदम। फिर जैसे फ़ोन ले लो, तो आजकल फ़ोन देखो, आजकल के फ़ोन कितना एडवांस और अपग्रेडेड हैं। शुरू में जब फ़ोन शुरू हुआ था तो एक बड़ा सा इतना बड़ा सा होता था, ठीक है, और उसमें खाली क्या होता था, मैसेज, मतलब मैसेज भी नहीं, फ़ोन आ जाता है चला जाता था, रिसीव कर लो और सेंड कर लो। बाद में बहुत एडवांस हुआ तो उसमें मैसेज वैसेज जाने लगे, एक वो सांप सीढ़ी वाला गेम आ गया और कुछ होता नहीं था, ठीक है। अब देखो कितने एडवांस है, टीवी भी चला ले रहे हो उसी से, तो रिमोट भी उसी में तमाम दिए हुए हैं। तो एडवांस फ़ोन हो गए हैं। एडवांस मतलब अपग्रेड हो जाना, और एलिमेंट्री मतलब एकदम बेसिक शुरुआती स्टार्टिंग वाला होगा। तो एलिमेंट्री इज राइट एंटोनिम ऑफ एडवांस। डेस्टिनेशन क्या होता है, जहाँ आपको जाना है। नॉलेज जानते हैं, बिलीव्स जानते हैं, कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ 10 वाले पे। देखो फालतू के वर्ड करें, दो बहुत ईजी वर्ड हैं जिसको आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, उस पर हम क्या उसी पे एक बार 4 बार बताएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे लगता है कि वही ठीक है, जिसको जानने की ज़रूरत है, नए वर्ड कुछ लगते हैं तो वो समझा दिया जाए। यहाँ पे आ जाओ, दैट कैन सब्स्टिट्यूट। इडियम है, वेरी एक्सपेंसिव की जगह पर आपको इडियम यूज करना है। सिचुएशन पढ़ो, पॉपुलर कॉस्मेटिक ब्रांड्स, जो पॉपुलर कॉस्मेटिक ब्रांड हैं, कॉस्मेटिक ब्रांड के मतलब जैसे लैक्मे हो गया वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें तो कुछ होते हैं, मतलब बड़े ब्रांड हैं कॉस्मेटिक के, क्रीम पाउडर के। आर वेरी एक्सपेंसिव, वो बहुत महंगे होते हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है। जब तुम लोग खरीदोगे ना क्रीम पाउडर तब समझ में आएगा अभी तो ये समझ में आता नहीं होगा, जब खरीदोगे तो पता चलेगा बच्चा। चलो, तो वेरी एक्सपेंसिव मतलब क्या होगा, टेक इट विद अ पिंच ऑफ साल्ट। फिर अभी थोड़ी देर पहले यही चीज़ आई थी, टेक इट विद अ पिंच ऑफ साल्ट। हमको लगता है फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में ये था।
मैंने तब ये बोला था कि टू कंसीडर समथिंग, मतलब यू हैव बीन गिवन एन स्टेटमेंट, आपको किसी ने कोई बात बताई है बट यू डू नॉट बिलीव कम्प्लीटली दैट इट इज़ ट्रू, यू थिंक दैट 70% इज ट्रू एंड 30% इज नॉट ट्रू। तो इस तरह से जब आप किसी चीज़ को लेते हैं डाउटफुली तो उसको कहते हैं टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ साल्ट। तब भी मैंने यही बात समझाई थी। अप इन आर्म्स, देखो अप इन आर्म्स का मतलब क्या होता है कि आप एकदम से जैसे तैयार हो किसी चीज़ के लिए, ठीक है ना, अप इन आर्म्स उसी को कहते हैं, मतलब सिचुएशन को फेस करने के लिए आप रेडी हो, इसी को कहते हैं अप इन आर्म्स, ठीक है। या आप ये कह सकते हो ना इसके लिए टू प्रोटेक्ट, मतलब फियर्सली आप बहुत ही स्ट्रांगली किसी चीज़ का विरोध कर रहे हो, प्रोटेस्ट करना। एक चीज़ लिख दो, प्रोटेस्ट स्ट्रांगली, ठीक है, प्रोटेस्ट स्ट्रांगली होगा, स्ट्रांगली लिख लेना, मैं लिख ही दे रहा हूँ, प्रोटेस्ट स्ट्रांगली, ये नोट कर लेना, अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का मतलब वो, ये तो बहुत बार पूछा गया है ना, प्रीवियसली 2022 में भी बहुत बार पूछा गया था, 23 में भी बहुत बार पूछा गया था। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव, कोई चीज़ जो तुम्हें क्या पड़ रही हो, बहुत ही महंगी पड़ रही हो, बहुत खर्चीली पड़ रही हो, जिसके लिए बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़े, तो थर्ड इज द राइट आंसर। फ्लॉग अ डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है, इफ़ यू आर बीटिंग अ डेड हॉर्स विल इट स्टैंड अप एंड रन, अगर आप मरे हुए घोड़े को चाबुक मारोगे, चाहे चाबुक से मारो, किसी चीज़ से मारो, तो उठ के दौड़ने तो नहीं लगेगा, दैट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो फ्लॉग अ डेड हॉर्स मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर डूइंग अ यूजलेस वर्क, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 11 पे। 11 में आपको करना है सेंटेंस इज नॉट स्पेल्ड करेक्टली, ठीक है, कोई एक वर्ड ये अंडरलाइन किया है, रेक्लूसिव कहा गया है इन्होंने, तो रेक्लूसिव ये पूछ रहे हैं कि इसकी सही स्पेलिंग क्या होनी चाहिए। तो रमन हैड बीन लिविंग अ रेक्लूसिव लाइफ सिंस ही हैड लॉस्ट हिज जॉब। तो रेक्लूसिव एक्चुअली जो होता है ना, RECLU, रेक्लूसिव, IVE होगा, ये यू है, समझ जाना, ठीक है। अरे छोड़ो यार, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन हो गया तो, रेक्लूसिव, ठीक है। तो रेक्लूसिव का मतलब क्या होता है, बहुत ही एकांत, सबसे अलग, एकांत जीवन जीना। रेक्लूसिव की स्पेलिंग कौन सी सही होगी बताओ जरा, तो ये रेक्लूसिव मुझे सही लग रहा है, ये रेस लिख दिया गया है और CS होगा नहीं और यहाँ SC नहीं होगा, तो क्या होगा, ये सेकंड वाली, ठीक है। जॉब छूटने के बाद हो बहुत क्या हो गया, एकांत, एलोन, मतलब लिविंग एलोन, ये रेक्लूसिव लाइफ होता है। रेक्लूज किसको कहते हैं पता है, RECLUSE, रेक्लूज होता है ना सन्यासी, हर्मिट, तो रेक्लूसिव लाइफ क्या होता है, एकदम सन्यासियों की तरह घर बार छोड़कर कहीं अकेले में रह रहे हो, तो वही होता है रेक्लूसिव लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए अगले क्वेश्चन पे, 12 में। इसमें फिर वही दैट कैन सब्स्टिट्यूट, अंडरलाइन पोर्शन क्या दिया हुआ, ये लिखा है वाज मर्सीलेसली रिजेक्टेड, ठीक है। दो वेरी इंफॉर्मेटिव, हालांकि सूचना तो बहुत अच्छी थी। श्वेताज आर्टिकल वाज मर्सीलेसली रिजेक्टेड, ऑफ, ये भी अंडरलाइन करना चाहिए था, इट इज़ माई मिस्टेक, ठीक है। तो मेरी गलती की वजह से ऐसा हो गया है, अगर आपको PDF में दिक्कत हुई हो तो मैं अब आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये कभी कभी हो जाता है बनाते समय, पेपर उसको सेट बनाते समय। देखो यहाँ पे लगा है ऑफ, बाय, ईच, ऑन, तो इसका मतलब होता है ये अंडरलाइन होना चाहिए था, ठीक है ना। तो वाज मर्सीलेसली रिजेक्टेड, अब वाज, देखो वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, ये वाज लगा ना, वाज के साथ ये रिजेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, इसका मतलब क्या हो गया, ये पैसिव वॉइस है, ठीक ना, ये पैसिव वॉइस है। पैसिव इज एम आर वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाओगे पैसिव वॉइस होगी, तो जब ये पैसिव वॉइस होगी तो यहाँ ऑफ नहीं लगे ना, रिजेक्टेड बाय द एडिटर होगा, तो ये क्या होगा, रिजेक्टेड बाय द एडिटर, सेकेंड वाला होना चाहिए, ठीक है। इतना तो जानते ही होगे तुम लोग, एक्टिव पैसिव पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 13 में। 13 में आपको एंटोनिम बताना है किसका, फ्लक्चुएट का। फ्लक्चुएट का मतलब क्या होता है, कभी अपनी बिजली आप लगे क्या फ्लक्चुएट, अगर स्टेबलाइजर ना लगाओ तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि बिजली 250 आ रही है, 250 वाट, ठीक है। उसके बाद कभी कभी होता है ना कि वो 200, कभी कभी ये 300 वाट तक चली जाती है, कभी क्या करते हैं ये 220 वाट की हो जाती है, कभी कभी 190 वाट की हो जाती है। तो बिजली कभी कभी ना करंट कभी ज़्यादा हुआ, कभी कम हुआ, कभी ज़्यादा हुआ, कभी कम हुआ, कभी बल्ब तेज जलने लगा, कभी कम जलने लगा, ये फ्लक्चुएट होता है। फ्लक्चुएशन मतलब क्या होता है, कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो, ऐसे होता है, तो फ्लक्चुएशन कहते हैं।
तो इसको फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए क्या लगाया जाता है, स्टेबलाइजर लगाया जाता है। तो स्टेबलाइजर मतलब क्या, फ्लक्चुएट का अपोजिट क्या होगा, स्टेबलाइज। फ्लक्चुएट मतलब अनकंट्रोल रहना, हाई लो हाई लो हाई लो होता है ना, स्टेबलाइज मतलब होता है एक कंस्टेंट फ्लो होना चाहिए। डिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, डिफ्लेक्ट मतलब डेविएट कर जाना। डेविएट करना क्या होता है, भटक जाना, अपने लक्ष्य से, अपने रास्ते से, अपने मार्ग से भटक गए, डाइवर्ट हो गए, ठीक है ना। तो डिफ्लेक्ट होता है वो डाइवर्ट कहते हो, ये DIVERT, डाइवर्ट करना हो जाता है, ठीक है। वैसिलेट, वैसिलेट करना वही फ्लक्चुएट करना, वैसिलेट करना होता है कभी इधर कभी इधर, तो ये दाएं बाएं ए करते रहते हैं। फिकल माइंडेड भी वही होता है, वैसिलेटिंग, फिकल माइंडेड और फ्लक्चुएशन एक ही चीज़ होती है। फिकल माइंडेड क्या होता है, जैसे अब समझ लो, सिचुएशन को समझो, आपको याद रहेगा, किसी पर्सन पर फिट कर देना, तुम्हारे जान पहचान में कोई तो ऐसा आदमी होगा जो फिकल माइंडेड होगा। इमेजिन करो कहीं आज जाना है, शाम को कहीं पार्टी है, सवेरे प्लान बना कि ठीक है 7 बजे मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊँगा, वहीं के बाद वहीं से हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो एक दिन पहले ये प्लान बना था दोस्तों में। उसके बाद होता क्या है कि सुबह वो आदमी जिसके साथ तुम्हारा जाने का प्लान था, सुबह आदमी फ़ोन करके कहता है ऐसा यार तुम चले जाना, वो कुछ प्रॉब्लम आ गई, हम नहीं जा पाएंगे, तुम चले जाना। सुबह फ़ोन किया उसने, तो तुमने दूसरे के साथ प्लान बना लिया, साथ कर लिया। दोपहर वो आदमी फिर फ़ोन करता है, ऐसा है ना कि यार प्लान बदल गया है, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, ठीक है आ जाना, मुझे ले लेना, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। शाम को फिर फ़ोन करता है, यार तुम निकल जाओ, हमको कोई दिक्कत आ गई है, ठीक है। तुम चले गए उसको छोड़ के, जब वहाँ तुम पहुँचे उसके 1 घंटे बाद दिखाई दिया कि वो आदमी खुद आया हुआ है। तुम कहोगे यार तुम तो मना किए थे, तो कहेगा अरे यार वो क्या बताएं, उस समय मूड नहीं था, लेकिन बाद में ऐसे मूड बन गया, प्लान बना के आ गए फिर। तो ऐसे लोग होते हैं दिन भर में 4 बार अपना मूड बदलते हैं, इनका इरादा फिक्स नहीं होता, उन लोगों को फिकल माइंडेड कहा जाता है। तो सब के सब करीब वही है, फ्लक्चुएट करना, डिफ्लेक्ट करना, वेसिलेट करना, फिकल करना, सब एक ही जैसे हैं, खाली स्टेबलाइज यही है जो एक जैसी बात पर एकदम स्थिर रहता है, ठीक है। चलो आगे, ये क्वेश्चन तो हो गया ना, कहानी भी समझ में आ गई। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 में देखो। तो 14 में क्या करना है आपको, अंडरलाइन सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करना है। अंडरलाइन क्या हुआ, फैमिलियर इशूज दैट कुड नॉट बी अवॉइडेड। आप आगे पढ़ लो, लास्ट नाइट आई फेल टू स्लीप बिकॉज ऑफ सम फैमिलियर इशूज, कल रात में सो नहीं पाया कुछ फैमिलियर इशूज की वजह से, और वो ऐसे इशू थे दैट कुड नॉट बी अवॉइडेड, जिन्हें टाला नहीं जा सकता। तो जिससे टाला नहीं जा सकता वो अनअवॉइडेबल हो जाएगा। अब इनकैपेबल, इनकैपेबल मतलब जिसके अंदर क्षमता है, इनकैपेबल मतलब वन हु इज़ नॉट एबल टू, वन हु इज़ नॉट कैपेबल, जो कैपेबल नहीं है, यहाँ तो कोई मतलब नहीं है। अनथिंकेबल मतलब क्या होगा, समथिंग दैट कैन नॉट बी थिंक अबाउट, जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं, ये भी नहीं होगा। अनसॉल्वेबल, जिसको हम सॉल्व, कोई ऐसा क्वेश्चन होगा, अ क्वेश्चन दैट कैन नॉट बी सॉल्व्ड, अनसॉल्वेबल हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, दैट कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड, कोई ऐसी चीज़ जिसको हम टाल ही नहीं सकते, समथिंग दैट इज श्योर टू हैपन, तो इनएविटेबल होगा। और यही वाला है फैमिलियर, नहीं ये वाला नहीं, यहाँ से देखो ये दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, दैट कैन नॉट बी, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड इज इनएविटेबल या अनअवॉइडेबल होगा, ठीक है। 15 में आ जाओ, एंटोनिम बताना है आपको रैपिड का। रैपिड का मतलब क्या होता है, बहुत फास्ट होता है, बहुत तेज होता है। तो स्मार्ट का कोई लेना देना नहीं, एक्टिव का लेना देना नहीं, पॉजिटिव ही जाएगा, स्लो हो जाएगा धीमे के लिए, लेटली होगा नहीं। तो थर्ड वाला आंसर है, इसमें और ज़्यादा कुछ करना नहीं है, क्या समझाएं उसमें। अब ये इडियम भरना है यहाँ पर, देखो पढ़ो। व्हेन आई वेंट टू इजिप्ट, जब मैं इजिप्ट गया तो आई लॉस्ट माई वॉलेट एंड पासपोर्ट, ठीक है। कहीं आप घूमने जाओ, आपका वॉलेट खो जाए और आपका पासपोर्ट खो जाए, ठीक है। वॉलेट खो गया, पैसा गायब, चलो, और पासपोर्ट खो गया, पकड़े जाएंगे, जेल होगी। तो आई वॉज, तो कैसी सिचुएशन में है ये, तो जाहिर सी बात है मुसीबत में होगा आदमी, मुसीबत में होगा। तो इसमें 4 इडियम दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं किसका क्या मतलब है। पुटिंग माई नोज टू द ग्राइंड स्टोन, पुटिंग माई नोज टू द ग्राइंड स्टोन, अगर ग्राइंड स्टोन पर नाक रखते हो तो इसका मतलब क्या हुआ, वर्किंग वेरी हार्ड, ठीक है ना। वर्क हार्ड नहीं, ये क्या हो गया, वर्क वेरी हार्ड, बहुत कठिन काम करना, बहुत परिश्रम करना, ठीक है ना। और वर्किंग, अब ये देखो, वर्किंग माई फिंगर टू द बोन, ये भी सेम वही है, ठीक है, दोनों का सेम मतलब हो गया, वर्किंग वेरी हार्ड, ठीक है। ये दोनों तो होंगे नहीं, वहाँ पे वो हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं। अप इन क्रीक विदाउट अ पडल, अप इन क्रीक विदाउट अ पडल का मतलब होता है टू बी इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रॉम वेयर देयर इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कम बैक, एक ऐसी सिचुएशन में होना, ऐसी मुसीबत में होना जहाँ से निकल पाना बहुत ही मुश्किल, बहुत कठिन है। तो ही इज़ इन सच अ कंडीशन,
ठीक है, कहीं घूमने गए हैं, वॉलेट और पासपोर्ट दोनों खो गया है, तो ही वाज अप इन ग्रीक विदाउट अ पेडल। क्लियर हो गया, तो यही सिचुएशन होगी इनकी थर्ड वाली। रोलिंग अप माई स्लीव्स, तो रोल अप माई स्लीव का मतलब क्या हुआ, स्लीव्स को रोल अप करने का मतलब होता है यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ टू वर्क, आप अपने आप को कोई काम करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये होता है रोल अप योर स्लीव्स। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आता है आपका 17 नंबर का। 17 में आप इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ किसकी स्पेलिंग सही है। मिस्ट्री की स्पेलिंग तो सही है। मिस्ट्री क्या होती है, रहस्य होता है, ठीक है, कोई चीज़ सीक्रेट होती है। आंसर नहीं होगा। बाइसिकल बताओ कितने लोगों को इसकी स्पेलिंग ईमानदारी से बताना कि पहले से पता थी। बाइसिकल साइकिल चलाते हो, बाइसिकल ये स्पेलिंग होती है BICY, ठीक है, तो ये स्पेलिंग गलत है और यही आपका आंसर हो गया। जस्टिस और एकेडमी सही है, इसमें और ज़्यादा मंथन नहीं करना है, आगे बढ़ो नहीं तो बोर हो जाओगे। एडिया मीनिंग बताओ। गिफ्ट ऑफ द गैब, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि ओरेटरी मतलब वो बहुत अच्छा बोल लेते हैं, ओरेटर कहा था मैंने ना, तो कहते हैं जो आदमी बहुत अच्छा बोल लेता है जो उसको कहते हैं गिफ्ट ऑफ गैब। गिफ्ट ऑफ गैब मतलब होता है अ गुड पब्लिक ओरेटर, मतलब आर्ट ऑफ ओरेटरी, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो क्या होगा, अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग, गिफ्ट फॉर छोड़ो बस वही है, अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग, पब्लिकली बहुत अच्छा बोल लेता है आदमी, डेमागोग कह सकते हो। हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ जाओ। अ लवर ऑफ मैनकाइंड, अ लवर ऑफ मैनकाइंड कौन होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो मानवता से, इंसानों से, व्यक्तियों से प्यार करता हो, ठीक है, उनको उनके भलाई के बारे में सोचता हो, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। एंथ्रोप एक वर्ड होता है, एंथ्रोप, यहाँ से ले लो इतना, एंथ्रोप, ये जितना मैंने, एंथ्रोप का मतलब क्या होता है, ह्यूमन, और फाइल PHIL जब लग जाता है तो लव के लिए लगता है। मैं कई बार बता चुका हूँ, आप लोगों को पता होगा। फिलैंथ्रोपिस्ट होता है पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, और मिसएंथ्रोप लिखा होता है, फिल की जगह मिस लिखा होता है, मिसएंथ्रोप तो क्या होता है, पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड। रेक्लूज अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब वर्ड आया था कि अपनी नौकरी छूटने के बाद वो रेक्लूसिव हो गए हैं, तो रेक्लूसिव क्या मैंने बोला था, सन्यासी, मैंने बोला था रेक्लूज मतलब सन्यासी होता है, तो रेक्लूज सन्यासी हो जाएगा, ये लगेगा नहीं, ये वाला सही आंसर है। साइनिक क्या होता है, ये सनकी होता है आदमी, व्हिमसिकल होता है, पागल टाइप का, मैनियक। और साइकियाट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट का मतलब होता है पर्सन हु डील्स विद द मेंटल डिसऑर्डर, ठीक है, एक ऐसा आदमी, एक ऐसा डॉक्टर जो मेंटल डिसऑर्डर वाले लोगों को का इलाज करता है, पागलों का डॉक्टर कह सकते हो इनको, सीधी सी बात में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एरर ढूंढना है इसमें एक सेंटेंस में। माई नेवर्स वर सीरियस इंजर्ड इन द कार एक्सीडेंट। इंजर्ड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसके पहले सीरियस क्या लगा है, ये एडजेक्टिव है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले एडजेक्टिव नहीं, क्या होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए। तो एडवर्ब की जगह मतलब सीरियस नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए, सीरियसली इंजर्ड, क्या होगा, सीरियसली इंजर्ड होना चाहिए, तो सीरियस इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज योर राइट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। फिर से ग्रामेटिकल एरर, कहाँ, अंडरलाइन पोर्शंस में। देखो, द आर्ट हिस्टोरियन आर्ग्यूड दैट पेंटिंग्स वैल्यू, देखो आर्ट हिस्टोरियन, आर्ट के हिस्टोरियन है, मतलब कला के इतिहासकार हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने आर्गूड देखना वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, उन्होंने ये बात कही कि पेंटिंग्स वैल्यू हैज़ बीन ग्रेटली, हैज़ बीन कैसे हो सकती है, किसी पेंटिंग के बारे में वो बता रहे हैं, और जब बताए पास्ट में तो उसकी वैल्यू अभी प्रेजेंट में कैसे होगा, पेंटिंग्स वैल्यू हैज़ बीन ग्रेटली अंडर एस्टिमेटेड एंड इट्स यूनिक स्टाइल एंड टेक्निक डिजर्व्ड। देखो ये डिजर्व्ड भी वर्ब की पास्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है, उसी पेंटिंग के बारे में कह रहे हैं। तो जब उसी पेंटिंग के बारे में इन्होंने एंड के साथ, देखो ये ना एंड के साथ इन्होंने सेकंड फॉर्म लगाई है, तो एंड के बाद वाली वर्ब सेकंड फॉर्म में है, तो एंड के पहले वाली वर्ब कैसे हो सकती है प्रेजेंट परफेक्ट में, दोनों, जब दो वर्ब एंड से जुड़ी हैं, व्हेन टू वर्ब्स आर ज्वाइंड बाय एंड, हाउ कैन दे डिफर इन देयर टेंस, दे मस्ट बी इन द सेम टेंस। और डिजर्व्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और ये आउट ऑफ अंडरलाइन है, अंडरलाइन के बाहर है, तो इसको हम करेक्ट मान के चलेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम हैज बीन को इनकरेक्ट करेंगे, ठीक है, तो हैज बीन इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 22 पे। एंटोनियम बताना है किसका, कन्फाउंड का। कन्फाउंड का मतलब क्या होता है, कन्फाउंड का मतलब जब आप बहुत कन्फ्यूज हो जाते हो, ठीक है ना, कन्फाउंड का मतलब क्या हो गया, कन्फ्यूज हो जाना। चलो कन्फ्यूज हो गया आपका,
तो कन्फ्यूज होने पर देखो क्या लगाओगे आप, एकदम एश्योर होना, ठीक है। कन्फ्यूज होने का अपोजिट मतलब कंफ्यूज होने का अपोजिट एश्योर होगा, ठीक है। डिसर्न का मतलब होता है रिकॉग्नाइज करना, किसी को पहचान लेना। सप्रेस करना, दबाना किसी फीलिंग को, किसी इच्छा को। एक्सपायर का मतलब किसी चीज़ की डेट एक्सपायर हो जाती है, जो यूज करने का समय उसका ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अरे यार हम पीछे क्यों चले गए, इधर वाले क्वेश्चन पे चलना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, सब्स्टिट्यूशन। इफ़ आई वॉज वेरी रिच आई वुड स्पेंड ऑल माई टाइम एंड मनी फॉर द पुअर, ठीक है। कहने की बातें, कोई करता वर्ता नहीं। इफ़ आई वॉज रिच, तो ये काल्पनिक सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, इमेजिनरी कंडीशन वाला सेंटेंस है। तो जब ही हम इमेजिनेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं तो किसी के साथ वाज नहीं लगता, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, ठीक है, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, हमेशा वर लगाते हैं। इफ़ आई वाज, जिसे हम कहते हैं इफ़ आई वर अ बर्ड, ठीक है। इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, अगर मैं चिड़िया होता, अगर मैं राजा होता, ठीक है। तो ये इफ़ आई वर लगता है, इफ़ आई वाज कभी नहीं लगता। तो ये इफ़ आई वर वेरी रिच, फर्स्ट इज योर राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ 24 में, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। परसिवियरेंस तो ठीक है। परसिवियरेंस मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंसी, मतलब हार्ड वर्क की कंसिस्टेंसी। कछुआ और खरगोश सुनना है ना, हाँ, तो उसमें जो कछुआ है उसके अंदर परसिवियरेंस है। हायरार्की, हायरार्की का मतलब क्या होता है, जो ऊपर से नीचे तक की व्यवस्था होती है उसको कहते हैं, ठीक है। मतलब टॉप पे फर्स्ट हो गया, या सेकंड हो गया, या रैंक में थर्ड हो गया, या रैंक में फोर्थ हो गया। जैसे मैनेजर हो गया, कैशियर हो गया, मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, कैशियर, और उसमें हेड होता है, फिर क्लर्क, फिर प्यून, ऐसे ऊपर से नीचे हायरार्की। नॉलेजेबल होगा, तो इन सब की स्पेलिंग सही है। नेसेसिटी की स्पेलिंग मुझे गलत दिख रही है, यही आंसर होगा। तो अब बताओगे कि नेसेसिटी की स्पेलिंग क्या होती है। देखो NECE सिंगल सी होता है बस, और कुछ नहीं गलत है। NECESSITY होता ही है। गलत क्या था, इसमें जो 2 SC लगे हुए हैं, एक सी काटना पड़ेगा, सिंगल सी होता है बस। नेसेसिटी की मीनिंग तो आप लोगों को पता ही होगी, ठीक है। चलो आ जाओ 25 में क्या करना है। देखो 25 में क्या है कि आफ्टर ही लीव वी डिस्कस्ड हिज सजेशन। देखो पहले आप इस चीज़ को समझने के लिए आप ऐसे समझो, आफ्टर जब कंजंक्शन की तरह यूज होता है, नॉट एज प्रीपोजिशन, जब कंजंक्शन की तरह यूज होता है तो आफ्टर के बाद में परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है, और आफ्टर के पहले इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है। क्लियर हो। इंडेफिनिट का मतलब क्या हुआ, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब सिंपल प्रेजेंट, वही इंडेफिनिट होता है। तो ये रूल होता है, ठीक है, ये रूल होता है। अब सपोज करो एक सेंटेंस हम लेते हैं कि वी रीच्ड, ठीक है। थोड़ा वेट करो, मैं कुछ चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। जिनको आता हो वो थोड़ा वो वीडियो को स्किप कर लो, थोड़ा आगे बढ़ लो। वी रीच्ड आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है। जिसको समझने की ज़रूरत है वो रुका है, और जो नहीं, जिसको आता है वो आगे बढ़ा दो, अपना वीडियो आगे बढ़ा लो, ठीक है। तो ये होता है आफ्टर लगा, तो आफ्टर के पहले क्या लगाया हमने, रीच्ड लगाया है ना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई है। देखो ये रीच्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यहाँ हैड के साथ लेफ्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट हुआ। अब सपोज करो कि अगर हम आफ्टर से सेंटेंस शुरू कर रहे हैं, तो आफ्टर से सेंटेंस शुरू करें तो ये वाला पोर्शन पहले आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, बहुत दूर से मार्कर पकड़े हैं ना, तो बंद नहीं रहा, कामा लगाओगे तो अब ये वाला जो पोर्शन है ये पीछे आ जाएगा। तो क्या हो गया, वी रीच्ड, ठीक है। ये सिचुएशन हो जाएगी। या अब आफ्टर से स्टार्ट करोगे, पहले इंडेफिनिट बाद में, पहले परफेक्ट बाद में इंडेफिनिट होगा। तो आफ्टर से शुरू किया हो तो आफ्टर यहाँ क्या होना चाहिए था, आफ्टर ही हैड लेफ्ट होता कि नहीं होता, बोलो। आफ्टर से शुरू कर रहे हो तो आफ्टर ही हैड लेफ्ट, फिर लगाओगे वी डिस्कस्ड हिज सजेशन। तो आफ्टर ही हैड लेफ्ट कहाँ, ये देखो ही हैड लेफ्ट पहला वाला दिया है ना, तो ये फर्स्ट वाला आपका आंसर होना चाहिए। क्लियर हो, कोई डाउट तो नहीं रह गया ना, मैंने इसीलिए थोड़ा टाइम लेके इसको समझा दिया है। नाउ देयर शुड बी नो डाउट, ठीक है। और जिनको आता था उनके लिए कोई बात ही नहीं है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, एन एरिया या प्लेस इन विच डेड बॉडीज आर बरीड, मतलब वो जगह जहाँ पर डेड बॉडीज को दफनाया जाता है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेवयार्ड। ग्रेव मतलब कब्र होती है, ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान होता है, ग्रेवयार्ड। या इसी के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, सिमेट्री, ठीक है ना। तो CEMETRY सिमेट्री यूज किया जाता है। तो ये आपका सिमेट्री हो जाएगा। जहाँ जलाया जाता है उसको क्रेमेटोरियम कहते हैं, ठीक है।
क्लीमेंटी होता है, क्लीमेंटी का मतलब काइंड पर्सन होता है, जो किसी पर काइंड हो, किसी पर मेहरबान हो, जो किसी की हेल्प कर देता है, उसको कहते हैं। मैंशन क्या होता है? हवेली। अ बिग हाउस मतलब हाउस बिग लाइक अ पैलेस, महल की तरह होता है। डिमाइज को क्या कहते हैं? डेथ कहते हैं। अनटाइमली डिमाइज ऑफ योर ग्रैंडफादर मतलब वही डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अरे यार उल्टा चल जाते हैं। 727 पे आ जाओ। एरर बतानी है। लिखा है कि द ड्राइड रेजन्स। अच्छा स्पेलिंग एरर है ना। ड्राइड रेजन्स, ये रेजन्स नहीं होता। आगे देख लो। हैव एन इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन एज वेल एज फ्लोरा एंड फोना। तो जो सूखे किशमिश होते हैं, रेजिन जानते हो अभी है, उसकी हिंदी में हम क्या बताएं, दूसरी अंग्रेजी नहीं बताते। रेजिन होता है, किशमिश को कहते हैं, किशमिश या मुनक्का को कहते हैं। अंगूर जब सूख जाता है, ये तो पता ही होगा ना किशमिश क्या होता है, नहीं तो रेजिन जानते होगे। तो रेजिन की स्पेलिंग क्या होती है बेटा? RAISIN होता है ना, तो रेजिन ये होता है SIN। स्पेलिंग रेजिन की गलत है, काट के पहला वाला आंसर लगा दो, आगे बढ़ लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? साइनोनियम बताना है किसका? मॉर्न का। मॉर्न MOURN। देखो एक मॉर्न होता है MORN, ये सुबह को कहते हैं। MOURN इसको कहते हैं विलाप करना, शोक करना। मतलब क्या होता है? जब डेथ पर, ठीक है, किसी की डेथ पर लोग रोते हैं, विलाप करते हैं, मातम करते हैं, तो उसको कहते हैं मॉर्न। मतलब काइंड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ आफ्टर डेथ ऑफ समबडी, वो मॉर्न होता है। तो मॉर्न का आपको साइनोनिम बताना है। तो मॉर्न का साइनोनिम क्या होता है? ग्रीव होता है। ग्रीव का मतलब होता है टू शो योर ग्रीफ, दुख व्यक्त करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ड्रीड मतलब क्या होता है? फियर होता है, डर होता है। ठीक है, अम्यूज का मतलब एंटरटेनमेंट होता है, और अप्रूव का मतलब आप जानते ही, उसको बताने की क्या ज़रूरत है। क्लियर हो गए? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको क्या करना है? मीनिंग बतानी है। मीनिंग ऑफ द इडियम टू लीव नो स्टोन अनटर्न। टू लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब क्या होता है? वही मैंने कहा था, टू स्ट्रेन एवरी नर्व। टू लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब हुआ टू स्ट्रेन एवरी नर्व, मतलब एवरी नर्व, एड़ी चोटी का जोर लगा देना, पूरी कोशिश करना, कोई कसर ना छोड़ना, टू डू योर बेस्ट। ठीक है, ये होता है। तो टू ट्रीट समवन समथिंग इफ नो इम्पोर्टेंस, नो। टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, अचीव समथिंग, हाँ। टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव समथिंग, कोई चीज़ पाने के लिए, किसी लक्ष्य को पाने के लिए, टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, जो कुछ पॉसिबल हो सब कर दो, तो ये होता है। ठीक है ना। अब हटाओ, काम खत्म हमारा बन गया। 30 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहे हैं? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ, किसकी स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ से पढ़ते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, ऐसे तो पता नहीं चल पाएगा। एवरी सीजन द रिवर ओवरफ्लोज, हर सीजन में रिवर ओवरफ्लो करती है इट्स बैंक्स, एंड व्हेन इट गोज डाउन, और जब वो डाउन जाती है तो इट लीव्स सिल्ट फॉर क्रॉप्स टू बी ग्रोन। ओ ये गलत हो गया। क्रॉप्स की बात कर रहे हैं तो फसल उगाने के लिए क्या कहोगे? GROWN कहते हैं, ग्रोन। तो ये स्पेलिंग गलत हो गई। सेकंड इज योर राइट आंसर। कोई डाउट तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि हम जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं, इसमें कुछ ऐसा दम नहीं है। जहाँ पे लगता है कि थोड़ा समझाने लायक है वहाँ रुक जाऊँगा। ठीक है, एंटोनिम बताना है ओरल का। ओरल का मतलब क्या होता है? थ्रू माउथ, मुंह के जरिए। तो अब ये रिटन मतलब कम्युनिकेशन का तरीका होता है ना। कम्युनिकेशन में हम कुछ ओरल कम्युनिकेशन बोल के, जैसे मैं इस समय तुम लोगों से ओरल कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, अभी लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? रिटर्न हो जाएगा। तो आ जाओ। डिजेक्टेड का मतलब क्या होगा? डिजेक्टेड मतलब डिसअपॉइंटेड हो जाता है, तो ये तो होगा नहीं यहाँ पे। वर्बल का मतलब बाय यूजिंग वर्ड्स। बाय यूजिंग वर्ड्स में दो चीज़ें आती हैं, ओरल और रिटन। वर्बल में ओरल एंड रिटन दो चीज़ आती है। तो वर्बल तो एक टाइप हो जाता है ना, जो ओरल और रिटन दोनों को इंक्लूड करता, तो ये नहीं होगा। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेटरी मतलब नेसेसरी, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है। ऑब्लिगेटरी हो गया, नेसेसरी हो गया, मैंडेटरी हो गया, कंपल्सरी हो गया, इम्परेटिव हो गया, ये सब होता है ना, ज़रूरी है, मस्ट है। इंस्क्राइब्ड होता है, इंस्क्राइब होता है कोई चीज़ इंस्क्राइब की जाती है तो क्या होती है? रिटन होती है ना। जैसे पत्थर वगैरह पे कोई चीज़ कुरच के लिख देते हैं, उसको कहते हैं रिटन फॉर्म में। तो इंस्क्राइब्ड हो जाएगा ओरल का एंटोनिम। क्लियर हुआ? चलिए 32 में आ जाओ। 32 में स्पेलिंग एरर आपको बताना है। तो द फोन रैंग बट नोबडी आंसर्ड, ये आंसर की स्पेलिंग गलत नहीं लग रही है आपको? AWN होता है क्या? ANSWER होता है ना, ये AWNSER दिया हुआ है। तो इसकी स्पेलिंग कहाँ सही की गई है? यहाँ सही की गई है, थर्ड वाला होगा। नेक्स्ट में चले, 33 आ गए।
एंटोनिम बताना है किसका, कन्वेल्सेंस। कन्वेल्स मतलब क्या होता है, टू इम्प्रूव। क्या होगा ये, इम्प्रूव करना। जैसे आप बीमार हैं, दवा चल रही है, आप इम्प्रूव हो रहे हैं, आप रिकवर कर रहे हैं, ठीक है, ठीक हो रहे हैं बीमारी से, तो उसको कहते हैं कन्वेल्स करना। तो करप्ट करना तो कोई लेना देना नहीं है यहाँ। कोलैप्स करना मतलब क्या हुआ, देखो एक होता है ना, आप बीमार हैं, आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, दवा चल रही है, या तो आप कन्वेल्स कर जाओगे, कन्वेल्स करना मतलब रिकवर कर जाओगे, ठीक हो जाओगे। अगर ठीक नहीं हुए, डेथ हो जाती है, तो कोलैप्स कर गए। तो कोलैप्स इज द राइट एंटोनिम ऑफ कन्वेल्स। कन्फ्रंट करना मतलब सामना करना, ये होगा नहीं। कंसील छुपाना होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ 34 में। 34 में देखो इन्होंने कहा कि एरर बताओ, कैसी एरर है, ग्रामेटिकल एरर है। अब तो ये देखना पड़ता है ना, ग्रामेटिकल एरर है कि स्पेलिंग की एरर है। आई एम वर्किंग विद हिम सिंस 2002। अब देखो सिंस के साथ 2002 लगा है, तो आई एम वर्किंग नहीं होगा, आई हैव बीन वर्किंग होगा। अच्छा, ये कोई इतनी बड़ी एरर नहीं है, मतलब आई होप कि यू नो ऑलरेडी वेरी वेल, आप लोगों को ये बात अच्छे से पता होगी। जब सिंस फॉर के साथ कोई टाइम लगा होता है, फिक्स टाइम दिया होता है, 2002 लिखा है और सिंस लगा है, तो आपका हमारा जो एक्शन होगा दैट विल बी ओनली इन परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेगेटिव होता तो हम परफेक्ट टेंस में रखते हैं। इफ अफर्मेटिव वी विल कीप द सेंटेंस इन परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आई एम वर्किंग की जगह आई हैव बीन वर्किंग होगा। ये बहुत बेसिक रूल है, टेंस में पढ़ा होगा 6th 7th 8th में ही, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं। आई होप कि एवरीबडी नोज। अगर नहीं ज़्यादा क्लियर करना हो तो हमारा टेंस का वीडियो है, मैंने टेंस पढ़ाया है, उसमें 5-6 वो वीडियोज़ हैं, तो वहाँ पढ़ लो, टेंस पढ़ लो, वहाँ पे ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा एकदम से, ठीक है। मतलब इन केस अगर आपको प्रॉब्लम है तो, नहीं तो कोई बात नहीं है, अगर आता है तो ठीक है। रिजॉल्व करना क्या होता है, एंटोनिम बताना है। रिजॉल्व का मतलब होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। प्रॉब्लम है, कोई मैटर हो, उसको हल कर लेना, सेटल कर लेना, सॉल्व कर लेना, ये होता है। तो सॉल्व का अपोजिट क्या होगा, सेटिस्फाई। तो ये तो सिमिलर हो जाएगा। अबाउट कोई लेना देना नहीं है, क्वेश्चन करना, हाँ ये हो सकता है। एंटोनिम नो मतलब जानना होगा, ये होगा नहीं। तो रिजॉल्व या सॉल्व का अपोजिट क्या होगा, क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ 36 में। 36 में इडियोमेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, दैट कैन सब्स्टिट्यूट गुड नेचर्ड। गुड नेचर्ड मतलब एक ऐसा आदमी जिसका नेचर बहुत अच्छा हो, उसके लिए इडियम ढूंढ के ले आओ। तो ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट विद हिज स्टूडेंट, वो अपने स्टूडेंट्स के साथ क्या है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है बट गुड नेचर्ड। सख्त बहुत है, डिसिप्लिन है, मतलब डिसिप्लिन के मामले में कोई छूट नहीं है, लेकिन गुड नेचर्ड है, अच्छे नेचर के हैं। तो देखो हिज आइज आर बिगर दैन हिज स्टमक। लो भैया देखो, हिज आइज आर बिगर दैन हिज स्टमक अच्छा आइडियम है, मैं बता दे रहा हूँ, हालांकि यहाँ काम का नहीं है, बट फिर किसी दिन काम आएगा। आइज बिगर दैन स्टमक का मतलब होता है, देखो कभी कभी कुछ लोग होता है ना, खाना पार्टी वगैरह में अक्सर देखने को मिलता है, जब वो खुद खाना लेने जाते हैं तो खा पाएंगे 4 पूड़ी, उठा लाएंगे 8 पूड़ी। मतलब क्या होगा, स्टमक उनका 4 पूड़ी का है, लेकिन आंखें 8 पूड़ी की हैं, उनको संतोष नहीं होता कि 4 पूड़ी में पता नहीं कम ना पड़ जाए, और उठा लाते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं ना, जो मतलब जितना खा पाएंगे उससे ज़्यादा खाना ले आते हैं, तो उनकी आइज क्या है, बिगर दैन स्टमक। ये मत कहना कि स्टमक बिगर है, नहीं, बिगर स्टमक नहीं, खा तो पाते हैं कम ही, बस आँखें नहीं संतोष कर पाती हैं, उठा लाते हैं। अब आगे लिखा हिज हार्ट मिसेज अ बीट। अगर हार्ट में एक आध धड़कन रुक जाती है, मिस कर जाती है, तो उसको कहते हैं, इसमें इडियम है ही नहीं है। ही हैज़ अ बिग माउथ। ही हैज़ अ बिग माउथ का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ना कि आप कोई सीक्रेट है, कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर है, उसको आप बक देंगे, हैं, इसको कहते हैं। हैव अ बक बिग माउथ का मतलब कोई सीक्रेट बक देंगे, आप खोल देंगे, ठीक है। तो अभी होगा नहीं, तो एक तो हमें लेना ही पड़ेगा, हिज हार्ट इज इन द राइट प्लेस। किसी का हार्ट राइट प्लेस में होता है तो आदमी गुड नेचर्ड होता है। तो हार्ट जो है राइट प्लेस से थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो आदमी गुड नेचर्ड नहीं होता है, ठीक है। बाई वालों से मत पूछना, वो इसका कोई उससे लेने देना नहीं, बस मुहावरा है इंडिया में। जॉन वॉज ऑलवेज डैश अबाउट बिकमिंग अ मिलियनर विदाउट डूइंग एनी हार्ड वर्क। अब बताओ, मिस्टर जॉन है, वो बिना हार्डवर्क के करोड़पति बनना चाहते हैं, मिलियनर बनना चाहते हैं। जॉन इज़ अ बॉय हु ऑलवेज वांट टू बिकम अ मिलियनर बट ही डज नॉट डू एनी हार्ड वर्क। तो ऐसे सिचुएशन के लिए आप इडियम बताओ, क्या लगाओगे बेटा। तो आई स्टारमेंट टी कप। आई स्टारमेंट टी कप का मतलब होता है कि मेक अ माउंटेन ऑफ मोल हिल। छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हो, जरा सी बात हो, मेक अ बिग इशू ऑफ अ स्मॉल थिंग। छोटी सी बात का आप बड़ा इशू बना रहे हो, तूफान खड़ा कर दे रहे हो चाय को लेकर के। और ये तो होगा नहीं। बिल्डिंग कैस्टल इन द एयर, ये होता है हवा में। बिल्डिंग कैस्टल इन द एयर तो हवाई किले बनाना, मतलब
थिंक, इमेजिनेशन में आप करोड़पति बन रहे हो। ये दिस इज राइट आंसर। ईट लाइक हार्स मतलब क्या होता है? टू ईट टू मच। क्या होगा? ईट टू मच, बहुत खाते हैं कुछ लोग, ठीक है। आज खाने पर कुछ ज़्यादा ही हो गया है। हैविंग एन एस अप हिज स्लीव, तो एन एस अप हिज स्लीव का मतलब होता है कि यू हैव मेड अ प्लान फॉर समथिंग बट यू हैव केप्ट द प्लान सीक्रेट। आपको योजना बनाए है, आपको एक प्लान बनाया है लेकिन किसी से बताए नहीं है, तो वो होता है मेक। चलो आगे चलें, अब तो सब जान गए। 38 में आ जाओ। क्या है? अंडरलाइन पार्ट ऑफ द, अच्छा इम्प्रूव करना है। वैनिस्ड व्हेन द गून्स केम, गून का मतलब क्या होता है? गुंडे टाइप के लोग होते हैं, उनको कहते हैं। माई फ्रेंड वैनिस्ड, वैनिस्ड मतलब गायब हो गया, भाग लिया। व्हेन गून्स केम टू फाइट विद मी, मतलब गुंडे जब मुझसे लड़ने के लिए आए तो दोस्त भाग लिए, डरपोक कहीं के धोखेबाज, ठीक है। तो वैनिस्ड का अटैक्ड तो होगा नहीं, मोबिलाइज्ड भी नहीं होगा, डिसअपियर्ड हो सकता है, कंडेम भी नहीं होगा, तो ये ठीक लग रहा है आपको। तो डिसअपियर्ड व्हेन द ठग्स अराइव्ड, तो वही जब बदमाश आए तो ये भाग लिए दोस्तों, तो थर्ड वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, 39 पे आ जाओ। सिनोनिम बताना है आपको अंडरलाइन वर्ड का। कंडेम, कंडेम का मतलब क्या होता है? किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की बुराई करना, गलत काम किया होगा इसलिए क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो कोई आंसर देखो इसमें है। द एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इशूड ए स्टेटमेंट टू कंडेम द डिफॉरेस्टेशन हैपनिंग इन द प्रोटेक्टेड एरिया। तो परसुएट करना, किसी को एनकरेज करना होगा नहीं, कंपेल किसी को फोर्स करना कोई काम करने के लिए, दबाव डालना ये भी नहीं होगा। फॉस्टर का मतलब प्रोटेक्ट करना किसी को, ये भी नहीं होगा, तो सेंसर होगा। सेंसर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कंडेम करना, क्रिटिसाइज करना, ठीक है। कोई चीज़ गलत है तो उसकी आलोचना करना, ठीक है। तो ये सेंसर इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 39। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 में आपको ग्रामेटिकल एरर निकालनी है। क्या लिखा है? मिस मालती इज लिविंग लोनली इन एन अपार्टमेंट। मिस मालती जो है वो घर में अकेले रहती हैं, तो अकेले रहने के लिए लोनली नहीं होगा, लिविंग एलोन, ठीक है ना। लिविंग एलोन होगा, लोनली नहीं। लोनली फीलिंग होती है, फिजिकली नहीं होता कोई लोनली, लोनली फीलिंग है। लोनली आप भीड़ में भी हो सकते हो, पता लगा 100 लोगों के बीच में बैठे हो लेकिन वहाँ तुम्हारा कोई अपना नहीं है, अपने आप को तुम सबसे अलग पा रहे हो, कोई तुम्हारा सोच साथी नहीं, दोस्त नहीं तुम्हारे जैसा, तो लोनली फीलिंग होगा। वो 100 लोगों की भीड़ में भी हो सकता है। लेकिन एलोन मतलब क्या होगा? फिजिकली आप एलोन हो, वहाँ आपके पास कोई नहीं होना चाहिए, तो एलोन लगेगा, लोनली गलत हो गया। चलिए 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, ये बहुत छोटा सा बच्चा है, एकदम से नन्ना मुन्ना प्यारा सा, सॉल्व कर लो। वाई डू पीपल यान, यान का मतलब क्या होता है? जम्हाई लेना, समझ में आ रहा है? जैसे इसको कहते हैं, मैं आ नहीं रही थी, मैं बता रहा था, ठीक है। तो यान होता है ये, यानी जम्हाई लेना। क्यों लोग जम्हाई लेते हैं? नो वन सीम्स टू नो द एग्जैक्ट, नो वन सीम्स टू नो द एग्जैक्ट, क्या एग्जैक्ट रीजन, मतलब यही तो आ रहा है, किसी को एग्जैक्ट कारण नहीं पता। सम पीपल बिलीव दैट वी अर्न डैश वी डू नॉट हैव एनफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम इसलिए जम्हाई लेते हैं कि हमारी बॉडी में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है। बिकॉज लगा दो यहाँ पर, ठीक है ना, बिकॉज लगा दो। आगे लिखा है कि इन डैश वर्ड, तो इन अदर वर्ड्स, यहाँ तो फिक्स हो गया और कुछ लगा ही नहीं सकते। इन अदर वर्ड्स, थर्ड वाले में अदर लगेगा। इन अदर वर्ड्स वी अर्न टू ब्रीथ इन डैश ऑक्सीजन। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हम जो जम्हाई लेते हैं ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो गया? मोर या मच ऑक्सीजन, मोर लगेगा, ज़्यादा जितनी है उससे ज़्यादा लेने के लिए। पीपल आल्सो बिलीव दैट यार्निंग इज एसोसिएटेड, अरे बोर्डम, जब आप बोर हो रहे होंगे तभी जम्हाई आएगी आपको। अच्छा ये होता है, कोई भाषण चल रहा हो, आप ऊब रहे हो तो आपको जम्हाई आएगी। तो एसोसिएटेड के साथ भी लगता है, ये फिक्स का फिक्स है, ये इसमें कुछ नहीं कर सकते हो आप। तो पहले में क्या लगाओगे? यहाँ पे नोबडी नोज द एग्जैक्ट रीजन लगेगा, ठीक, ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ। अब इसमें दूसरे वाले में क्या लगाओगे? कारण। कुछ लोगों को ऐसा कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि हम जम्हाई इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है। कारण, यहाँ पे बिकॉज लगाना था, बिकॉज नहीं लगा है, तो क्या होगा? व्हेन वी डू नॉट हैव। वाई और एज और वाई नहीं लगेगा, क्या होगा? कुछ लोगों को ऐसा लगता है जब हमारे शरीर में, हम जम्हाई तब लेते हैं जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ।
इन अदर वर्ड्स ये तो पक्का है ना, इन अदर वर्ड्स ये अदर ही लगाओगे और कुछ हो ही नहीं कि इन सम वर्ड्स, इन अदर वर्ड, इन न्यू वर्ड नहीं होगा, इन अदर वर्ड्स मतलब दूसरे शब्दों में, ठीक है, दूसरे ढंग से कहा जाए तो। नंबर 4 पे आ जाओ, यहाँ पे क्या लगेगा, वी ब्रीथ इन डैश ऑक्सीजन, ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए, मच मोर लिटिल लेस, तो लिटिल लेस तो होगा नहीं, अगर मच मोर दोनों दिया है तो मोर लगेगा, मच नहीं लगेगा, ठीक है। क्वांटिटी में आ रहा है, कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, कंपैरिजन होता तो दैन लगता, लेकिन कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है इसलिए मोर लगेगा, क्वांटिटी है वो, नहीं तो कहोगे सर दैन तो लगा ही नहीं है तो मोर कैसे लग गया, लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में एसोसिएटेड के बाद विद लगता है, फिक्स है, कोई चारा नहीं है आप कुछ और लगा सकें। अब आ जाओ कॉम्प्रिहेंशन में, तो इसके पहले हम क्वेश्चन पढ़ लें तब कॉम्प्रिहेंशन पढ़ें, तो बहुत लंबा चौड़ा है जी, चलो कोई बात नहीं, टाइटल बताना है, हो गया, और कोई ज़रूरत नहीं है, टाइटल बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में टोन बताना है आपको, ठीक है। यहाँ क्या है, वाई डू पायरेट्स वियर आई पैचेज, ये वाला क्वेश्चन अब दिमाग में रखना कि पायरेट जो होते हैं आई पैच क्यों पहनते हैं, आंखों के ऊपर देखा होगा, पायरेट क्या होते हैं, समुद्री डाकू, समुद्री डाकू आंखों के ऊपर क्या लगाए रहते हैं, एक पैच लगाए रहते हैं। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, बाकी तो टोन और थीम का क्वेश्चन था, टोन और टाइटल का क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, देख लेते हैं। ये क्या होता है, व्हाट इज अ कॉमन फ्रेज यूज्ड इन द पायरेट लैंग्वेज, पायरेट लैंग्वेज में यूज होने वाला कॉमन फ्रेज, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ढूंढ लेंगे, देखेंगे क्या मिलता है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आ जाओ, एक और क्या है कि व्हाट इज वन ऑफ द पायरेट क्विर्क्स, क्विर्क्स मतलब ऐसे ह्यूमर होता है, मेंशनड इन द पैसेज, मतलब पायरेट्स का एक क्विर्क क्या है जो पैसेज में वो किया है, तो एक पायरेट क्विर्क हम लोगों को ढूंढना है, और ये बहुत ज़्यादा कौन सा फ्रेज वो लोग यूज करते हैं ये ढूंढना है, आई पैच क्यों लगाते हैं ये ढूंढना है, बाकी टोन और टाइटल तो अपने आप हमें करना पड़ेगा, उसको तो यहाँ लिखा हुआ मिलेगा नहीं। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग, अब क्वेश्चन करते हैं। देखो लिखा अहोय, अहोय जानते क्या होता है, जैसे हम लोग होता नहीं एक दूसरे को बुलाने के, ओए अरे भाई हेलो सुनो, ये सब जो कहते हैं तो वैसे ही वो लोग कहते हैं अहोय, पायरेट्स में यही बोला जाता है दूसरे को बुलाने के लिए, ठीक है। दे आर मेटिक, दे आर मेटिक मतलब क्या होगा, मेटिक एक मतलब ये फ्रेंड होता है ना, हेलो फ्रेंड कहते हैं ना, अरे दोस्त रुको, तो ये फ्रेंड के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये ना कहना कि हमको कैसे पता है, डिक्शनरी से देखे हैं, वो ये सब काम थोड़े ना किया है, नहीं सोचोगे सर आपको कैसे पता, तो पता है, डिक्शनरी से पता है, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग नियर एंड डियर टू माई हार्ट, पायरेट्स, पायरेट मतलब समुद्री डाकू। यू नो दोज श्वास बकलिंग स्कैलीवैग्स, अरे बाप रे क्या भगवान, श्वास बकलिंग का मतलब होता है ना थ्रिलिंग, एक्साइटिंग, एकदम मतलब जो पैशनेट, जोश से भरा होता है। स्कैलीवैग्स मतलब क्या होता है, गुंडे होते हैं ना, बदमाश टाइप का, होलीगन अभी लिखा था थोड़ी देर पहले ना, तो यही होता है स्कैलीवैग, ये समुद्री गुंडे हैं, ठीक है। हु पाइलेज, पाइलेज का मतलब क्या होता है, चुराना, स्टील, डाका डालना, ठीक है, डकैतिया। हु पाइलेज एंड प्लंडर, प्लंडर का मतलब क्या होता है, लूटना, रॉब करना, प्लंडर ऑन द हाई सीज। नाउ व्हेन यू थिंक ऑफ पायरेट्स यू माइट पिक्चर देम एज दीज टफ इंटिमिडेटिंग फिगर, तो जब आप पायरेट्स को इमेजिन करते हो तो आपको लगता होगा ना बड़ी भयानक डरावनी सी मतलब वो इमेज बनती होगी। बट लेट मी टेल यू देयर इज अ लॉट मोर टू दीज बकेनियर्स, बकेनियर्स मतलब क्या होगा, ये पायरेट्स, ये भी पायरेट का साइनोनिम समझ लो, ये भी डाकू हैं। दैन मीट्स द आइज, ठीक है, उनकी आंखों पे चलते हैं। फॉर वन थिंग हैव यू एवर नोटिस्ड दैट पायरेट्स सीम टू हैव एन अनयूजुअल फॉन्डनेस फॉर पैरट्स, ये तोता बहुत पालते हैं ये लोग, ठीक है, बहुत शौक होता है इनको तोतों का। आई मीन कमान, इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तो देयर आर बर्ड्स, ये एक मतलब चिड़िया है। व्हाट यूज कुड अ पायरेट पॉसिबली हैव फॉर अ बर्ड, मतलब पायरेट जो है वो चिड़िया का पैरट का क्या यूज करता होगा। आगे इन्होंने कहा एंड देन देयर इज द होल आई पैच थिंग, ये आई पैच की बात आ गई, ये क्वेश्चन में था। यस पायरेट्स आर नोन फॉर वियरिंग आई पैचेज, बट डिड यू एवर स्टॉप टू वंडर व्हाई, कभी सोचा है कि क्यों। सम पीपल थिंक इट इज़ बिकॉज दे लॉस्ट एन आई इन द बैटल, कुछ लोगों का ये मानना है कि लड़ाई में आँख फूट गई होगी इसलिए लगाते हैं, ऐसा नहीं है, बट रियली रीजन इज मच सिंपलर। ये आपका आंसर शुरू होता है यहाँ से। इट इज़ सो दे कैन स्विच द पैच फ्रॉम आई टू आई
वो क्या करते हैं ना कि अपने जो पैच लगाते हैं तो थोड़ी देर एक आंख पे रहता है, दूसरा थोड़ी देर बाद दूसरी आंख पे रहता है। क्यों करने के लिए? टू मेंटेन नाइट विजन इन बोथ आइज, ताकि दोनों ही आइज का नाइट विजन बना रहे। तो थोड़ी देर एक से देखते हैं, थोड़ी देर एक से देखते हैं। तो आंसर क्या हो गया? मेंटेन नाइट विजन इन बोथ आइज, ये आपका आंसर होगा, जो वहाँ पर ढूंढ लेंगे हम लोग। जीनियस, राइट, समझ में आ गया। बट माई फेवरेट पायरेट क्विर्क, क्विर्क का मतलब क्या हुआ था? मजाक जिसको कहते हो। हैज़ गॉट टू बी टू देयर लव ऑफ ट्रेजर, टू बी देयर लव ऑफ ट्रेजर। आगे लिखा आई मीन हु डज नॉट लव अ गुड ट्रेजर हंट। इन्होंने कहा कि मतलब कौन आदमी है जो बहुत एक अच्छा खजाना हंट ना करना चाहता हो। बट द वे पायरेट्स गो अबाउट इट इज जस्ट हिलेरियस। लेकिन मतलब ये पायरेट जो समुद्री डाकू होते हैं वो जिस कदर जाते हैं इस खजाने की खोज में, वो हिलेरियस होता है। दे विल स्पेंड मंथ, महीनों वो खर्च कर देते हैं, कि सालों लगा देते हैं सर्चिंग फॉर दैट वन इल्यूसिव चेस्ट ऑफ गोल्ड, कि कहीं उनको चेस्ट ऑफ गोल्ड मिल जाए, मतलब सोने से भरा खजाना मिल जाए। ओनली टू बरी इट ऑन सम डेजर्टेड आइलैंड, उसको ले जाएंगे कहीं डेजर्टेड आइलैंड पे, उसको गाड़ देंगे, बरी कर देंगे। और फॉरगेट वेयर दे पुट इट, उसके बाद भूल जाते हैं कि कहाँ वो उसको रखे हैं, मतलब गाड़ के रखे हैं, सोना खजाना कहाँ गाड़ के रखा, भूल जाएंगे। ये इनके लिए बड़ी अजीब बात लगती है। इट इज़ लाइक दे आर प्लेइंग एन एटर्नल गेम ऑफ हाइड एंड सीक विद देमसेल्व्स, ऐसा लगता है जैसे खुद के साथ हाइड एंड सीक का गेम खेल रहे हैं। एंड लेट नॉट फॉरगेट अबाउट देयर वोकेब्युलरी, पर उनकी अच्छा एक तो दो तीन आपने आदत बता दी ना, एक उनके आई पैचेस की बता दी, एक तोता पालने की बता दिया, एक खजाने की, खजाना लूटते हैं और कहीं ले जाके डिजर्टेड आइलैंड में गाड़ देते हैं, बाद में भूल जाते हैं कहाँ गाड़े थे। फिर पायरेट के वोकेब्युलरी की बात करो तो पायरेट्स हैव अ होल लैंग्वेज ऑल देयर ओन, उनकी अपनी वोकैब होती है, फुल ऑफ टर्म्स लाइक शिवरमी टिम्बर, ये इनका है शिवरमी टिम्बर। ये शिवरमी टिम्बर कब बोलते हैं? ये निराशा में, जैसे कोई जहाज़ वगैरह टूटने वाली होती है, खतरे में होते हैं, डेंजर में होते हैं, तब बोलते हैं शिवरमी टिम्बर। अवास्ट एक इनका वर्ड होता है। एंड यो हो, ये सब वर्ड है उनके, टर्म्स हैं। आई मीन व्हाट डज एनी ऑफ दैट इवन मीन? इट्स लाइक दे आर स्पीकिंग अ डिफरेंट लैंग्वेज इंटायरली, सो देयर यू हैव इट फोक्स, ठीक है, वहाँ वो लोग, उनकी अपनी भाषा होती है। पायरेट्स माइट बी फियर्स, कुछ डरावने भयानक हो सकते हैं, बट दे आर आल्सो प्रिटी डार्न फनी, काफ़ी फनी टाइप के भी होते हैं वो नोज। मे बी वी कुड ऑल लर्न अ थिंग और टू फ्रॉम दीज साल्टी डॉग्स। साल्टी डॉग्स किसको कहा है? पायरेट्स को ही कहा है, ठीक है। साल्टी क्यों कहें? समुद्र में रहते हैं ज़्यादातर ये लोग। टाइटल बताओ इनको, तो टाइटल है ह्यूमरस क्विर्क्स ऑफ पायरेट या मिस्टीरियस लैंग्वेज है। नहीं, पूरा मिस्टीरियस लैंग्वेज, पूरा पैसेज लैंग्वेज पर नहीं है, ये क्विर्क्स पर है, क्योंकि उनके आई पैचेज की बात हुई है, उनके पैरेट पालने पर हुआ है, खजाना भूलने पर हुआ है, तो ये क्विर्क्स ये हो सकते हैं, उनके सारी चीज़ों पे होगा ना, चारों बातें आ जाएंगे। फियर्स एंड इंटीमिडेटिंग पायरेट नहीं, वो फियर्स और इंटीमिडेटिंग होती ही नहीं है, खाली एक बार बोला है सीरियस वर्ड ऑफ पायरेट नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा, ये पहला ही आंसर हो सकता है इसका, ठीक है। बाकी सबकी बातें ही नहीं है, जरा सा जिक्र हुआ। टोन क्या होगी? एंग्री टोन नहीं, कहीं पर राइटर को लगा कि राइटर गुस्से में है, सीरियस भी नहीं है, कहीं पर सरकास्टिक व्यंग भी नहीं कर रहा, ह्यूमरस है, मजाक हंसी मजाक में बोल दिया, ये पूरा पैसेज लिख डाला है ना। आई पैचेज क्यों पहनते हैं पायरेट्स? बिकॉज दे लॉस्ट एन आई बैटल, बिल्कुल नहीं, आँख फूटी नहीं है उनकी। टू इंटीमिडेट देयर एनिमी, दुश्मनों को डराने के लिए, बिल्कुल नहीं है। टू कवर अप देवर एम्बैरसिंग बर्थ मार्क छुपाने के लिए नहीं किया है, बल्कि टू मेंटेन नाइट विजन बोथ आइज, इसलिए छुपा रहे थे बारी बारी से, थोड़ी देर इस पर थोड़ी देर इस पर, ताकि नाइट विजन दोनों आंखों का मेंटेन रहे, बना रहे। 49 में क्या होगा? कॉमन फ्रेज पायरेट क्या यूज करते हैं? सीवर एंड टिम्बर, यही तो अभी पढ़ा था। सीवर एंड टिम्बर मतलब डूबते समय या कोई खतरे में होते हैं तो अपने दोस्तों को इसे बोलते हैं, ठीक है ना। हाउडी पार्टनर और हे ड्यूड गुड फ्रेंड, ये सब नहीं होता, सीवर एंड टिम्बर बोलते हैं। अब क्विर्क का मतलब क्या होता है? पायरेट क्विर्क मेंशन, यहाँ पे कौन सा पायरेट्स का क्विर्क मेंशन किया गया? देयर फॉन्डनेस ऑफ कैट नहीं है, पैरट है। देयर लव फॉर गार्डनिंग, ये भी नहीं है। देयर लव फॉर बास्केटबॉल, ये भी नहीं है, तो चौथा होगा फिर, और क्या, जब कोई नहीं है तो। देयर टेंडेंसी टू फॉरगेट देयर वेयर दे बरीड देयर ट्रेजर, इसकी बात हुई है इनकी, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन हमारे CPOSI 2024 के 27 जून का 3rd शिफ्ट का हम लोगों ने कर डाला, ठीक है। तो सेशन आप लोगों को कैसा लगा अपनी राय दीजिएगा,
और अच्छा लगा दोस्तों के साथ शेयर करो। बाकी लाइक वाइक करने का तो तुम्हारी मर्जी होगी, करोगे नहीं करोगे, ठीक है। तो ये सेशन ये पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे कल इसी टाइम पर सेम सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।